22 वर्षीय प्रश्नकर्ता हैं। लिखते हैं, आचार्य जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आपको पिछले 6 महीनों से रेगुलरली सुन रहा हूँ। अभी IIM कलकत्ता से MBA कर रहा हूँ। अच्छे कॉलेज में MBA करने के बावजूद भी एक अशांति सी है। कंपटीशन का भाव रहता है। वैसी कंडीशनिंग सी हो गई है। आपकी वीडियो से जाना कि मन ऐसा हो कि बाहर प्रकृतिस्थ हो और आंतरिक मन आत्मस्थ हो। ऐसे कैसे रहे? ऐसे कैसे रहे? कोई फॉर्मूला तो नहीं होता इसका, पर अभी जो कर रहे हो वो आत्मस्थ होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही संगति रखो। बाहर जो कुछ भी चल रहा है उसको अपने केंद्र का निर्धारण मत करने दो। और IIM के माहौल में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आंतरिक तौर पर तुम्हारा मालिक बन जाना चाहता है। वो व्यवस्था ही जैसे निर्मित की गई है, तुम्हें बाहर से और भीतर से दोनों ही आयामों में गुलाम बना लेने की। वो व्यवस्था ही इतनी सशक्त, इतनी जोरदार है कि वो चाहती है कि तुम भीतर से भी उस व्यवस्था को ही आका मान लो। किसी ने पूछा था मुझसे IIM अहमदाबाद से निकलते वक्त, शायद फेयरवेल वगैरह में कभी, तो किसी जूनियर ने पूछा होगा फेयरवेल में सीनियर से ये सब, कि रावण, तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है यहाँ पर? मेरा नाम कैंपस में रावण रखा हुआ था। ये जितने भी मग्गू होते थे, मग्गू माने जो घोट घोट के पढ़ रहे होते थे, पढ़ इसलिए नहीं रहे होते थे कि इन्हें विद्या की बड़ी चाह थी, पढ़ इसलिए रहे होते थे क्योंकि इन्हें प्लेसमेंट की और रोकड़े की बड़ी चाह थी। तो ये घोट घोट के पढ़ते थे और वहाँ तकरीबन हर दूसरे दिन ही परीक्षा हो जाए, छोटी, उसको क्विज बोलते थे। और फिर मैं इनके नंबर देखूं और इनके चेहरे देखूं, और मैंने देखा है कि ये लगातार मग रहे थे। मगना बोलते हैं जान लगा करके पढ़ने को। तो जब उनके नंबर देखूं, उनके चेहरे देखूं, तो मैं बड़े ज़ोर का अट्टहास करता था, खूब हंसता था। तो उन्होंने मेरा नाम ही रावण रख दिया था। तो इसने पूछा कि रावण, यहाँ पर तुम्हारा अचीवमेंट क्या रहा 2 साल में? मैंने कहा, आई डिफाइड द सिस्टम। वो डिफायंस ही मेरा अचीवमेंट है। छात्र में अच्छा था, व्यवस्था जो कुछ मुझसे चाहती थी वो मैंने किया। पूरा नहीं किया, पर लगभग ठीक ठाक। मैं टॉपर्स में नहीं था, तो मैं सबसे पीछे वालों में भी नहीं था। और जो कोर्स मुझे पसंद आते थे उनमें अपना प्रदर्शन अच्छा ही रहता था, काफ़ी अच्छा रहता था। तो बाहर व्यवस्था आपसे जो चाहती है वो आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए ही, अन्यथा आप व्यवस्था से बाहर निकल जाइए। कोई आपको ज़बरदस्ती तो वहाँ पढ़ा नहीं रहा है। आप IIM कलकत्ता में हैं, आप जिस दिन चाहें अपना बोरिया बिस्तर बांध कर बाहर जा सकते हैं, जेल तो है नहीं। तो बाहर व्यवस्था का तुम पालन करते रहो, अपने भीतर किसी बाहरी व्यवस्था को मत घुस जाने देना।
और ये व्यवस्थाएं जो होती हैं इस तरह से निर्मित होती हैं कि तुम्हारे भीतर घुस जाना चाहती हैं, तुम्हारी आत्मा बन जाना चाहती हैं, ये तुम्हारा आका बन जाना चाहती हैं। मैंने उसको डिफाई किया। वो डिफायंस ही मैंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है इन 2 सालों की। मैंने आईएम को अपनी आत्मा नहीं बनने दिया, और कोशिश उस व्यवस्था ने रोज करी, डरा के, कभी ललचा के। माया के जितने अस्त्र, उपकरण, औजार हो सकते हैं वो सब अपनाए गए, सब कुछ किया गया। मैंने कहा नहीं बाबा नहीं। इस जगह को अपनी पहचान तो नहीं बनने दूंगा, इस जगह को अपना मालिक तो नहीं बनने दूंगा। मुझे कोई दुश्मनी नहीं उस जगह से, दुश्मनी होती तो वहां 2 साल टिकता नहीं। अच्छी जगह है, वहां से सीखा, पढ़ा, पाया, सम्मान करता हूं उस जगह का। लेकिन कोई भी जगह कितनी भी सम्माननीय क्यों ना हो, आत्मा का स्थान नहीं ले सकती। बस इसी बात की सतर्कता रखना कि ऐसा ना हो कि जब किसी कंपनी का ऑफर आए या पता चले कि कैंपस विजिट कर रही है तो तुम इतने उत्तेजित हो जाओ, इतने प्रसन्न हो जाओ कि तुम्हारे लिए वो कंपनी भगवान बन बैठे, और फिर उस कंपनी की शॉर्टलिस्ट में भी तुम आ गए। अब तो खुशी का पारावार नहीं, शॉर्टलिस्ट निकली, इसमें हमारा नाम है। सब कुछ भूल गए, खाना पीना, अब यही है, सब कुछ यही है। कंपनी ही राम हो गई तुम्हारी। और मैंने देखा है कैंपस में कंपनियां राम हो जाती थी, प्रोफेसर भगवान हो जाते थे। प्रोफेसर तो खैर बहुत पीछे आते थे। मुझे एक साधारण सा एचआर एग्जीक्यूटिव आया होता था, वही देवता हो जाता था। 2 साल पहले उसी कैंपस से पास आउट हुई कोई लड़की अब हायरिंग टीम में आई हुई है, वो देवी हो गई है, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये नहीं होने देना है। एक ठसक रहे, अवज्ञा का भाव रहे। सभ्य जगह है, वहां कोई तुमसे प्रकट रूप में जबरदस्ती करने नहीं आएगा, कोई बोल बोल के तुमको नहीं दबाएगा, कोई डंडा नहीं मारेगा। सूक्ष्म तरीके होते हैं दबाए जाने के, सटल वेज ऑफ डोमिनेशन, वो होने मत देना। और जब देखो कि कोई बिल्कुल चढ़ाई आता है तुम्हारे ऊपर, तो बस आंख में आंख डालकर इतना ही कह देना हाँ, क्योंकि खुल के तो वो भी नहीं बोल रहा है, खुल के तुम्हें भी बोलने की जरूरत नहीं है। आंख में आंख डाल दी, इतना काफी हो, समझ जाएगा कि ये आदमी बिकाऊ नहीं है। इतना ही बोलना काफी है। तभी तो मेरी सारी शॉर्टलिस्ट आती थी, सिलेक्शन कहीं नहीं होता था। मेरा इंटरव्यू शुरू ही यहां से होता था। तो नौकरी लेकर निकलो ना निकलो तुम कैंपस से, आत्मा लेकर निकलना। आत्मा बेचकर अगर डिग्री हासिल कर ली या नौकरी हासिल कर ली तो बड़े नुकसान का सौदा हुआ। समझ में आ रही है बात? वहाँ देखे हैं लड़के जो आज बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, कोई आईएमएफ में है, कोई वर्ल्ड बैंक में है,
बड़े बड़े इंटरनेशनल प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। और इनको देखा है मैंने, जो बैच का टॉपर था वो एग्ज़ाम के दिन टेबल के नीचे घुस गया था डर के मारे। ये नहीं होने देना है, अपनी गरिमा बना कर रखनी है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए बाप नहीं हो गया। न मैं तुमसे वहाँ की व्यवस्था तोड़ने को कह रहा हूँ, न बदतमीजी करने को कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ व्यवस्था का पालन करो, बिल्कुल जैसे किसी भी व्यवस्था का पालन किया जाता है। भूलो नहीं कि तुम अपनी मर्जी से वहाँ गए हो, तो वहाँ के जो नियम कायदे हैं उनका पालन करना पड़ेगा। मैं नियम कायदों का पालन न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूं मानसिक तौर पर तुम्हारा डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। मन पर कोई हावी ना होने पाए, आत्मा पर कोई चढ़ ना बैठे। जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे तुम छोड़ मत देना। अच्छा लगता है माने जो सही चीज है तुम्हें सही अच्छी लगती है। परीक्षा के दिन भी होते थे, मैं वहाँ लाइब्रेरी में बैठा होता था। लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। लोग इकोनॉमिक्स घोट रहे हैं, मैं बीच में निकाल करके हिंदी का कोई उपन्यास पढ़ने लग जाता था। कतई अफरा तफरी मच जाती थी। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ करा नहीं, एक शब्द नहीं कहा मैंने। मैं तो बस उठ करके गया हूं और रैक से हिंदी का उपन्यास ले आया हूं और मैं पढ़ने लग गया हूं। और आसपास और भी बहुत सारे पढ़ रहे हैं। परीक्षा के दिन है तो आधा बैच ही आके लाइब्रेरी में बैठ गया है। और माहौल ऐसा हो गया है जैसे बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप समझते हो? जैसे बोन चाइना की क्रॉकरी की दुकान हो और उसमें एक सांड घुस गया हो, तो फिर क्या हालत होती है। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। और कहा कुछ नहीं, करा कुछ नहीं, मैं तो अपना पढ़ने में मगन हूं और वो सब आपस में एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। और तुम क्यों नर्वस हो रहे हो भाई? तुम तो पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। पर उनकी नर्वसनेस, उनकी परेशानी यही थी कि कोई आदमी आजाद कैसे हो सकता है, और नंबर मुझे भी लाने हैं। बस बात इतनी सी है कि मैं कोई भी काम ऐसे ही करता हूँ, आधे एक घंटे किया फिर कुछ और करता हूँ, फिर थोड़ा सा किया फिर कुछ और करता हूँ। तो इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मुझे लगा मुझे अब कुछ और पढ़ना है, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। अपनी वो संप्रभुता बरकरार रखना। नाटक खेलना मुझे पसंद था, मैंने खूब नाटक खेले। और काम मेरा मात्र नकारने का ही नहीं था कि यहाँ की व्यवस्था को नकारना है। मुझे अच्छा लगता था, मैं बाहर चला जाता था गांधी आश्रम में। वहाँ एक एनजीओ चलता था, वो पढ़ाते थे गरीब बच्चों को। मैं वहाँ पढ़ाने लग जाता था। अपनी ओर से जितना हो सकता था उनके लिए कभी कॉपी, पेंसिल, किताब, कपड़ा, टॉफ़ी ये सब भी ले जाता था। और ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा छिपा हुआ हिस्सा था। मैं ये किसी को बताता नहीं था। ये मैं चुपचाप करता था अकेले। तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए, दूसरों की नज़र से अछूता। सब कुछ सार्वजनिक मत कर देना, बाजार की चीज़ मत हो जाना जिसे कोई भी आकर के देख लेता है, टटोल लेता है, छूता है, उठाता है और दाम पूछता है और कभी खरीद भी लेता है। ऐसी चीज़ मत हो जाना। तुम्हारे पास कुछ ज़रूर ऐसा रहे जो संसार से बिल्कुल अस्पर्शित है। दो बजे तक या शायद 1:30 बजे तक क्लासेस होती थी। उन क्लासेस में बहुत ध्यान से बैठता था
ताकि बाद में बहुत पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। बहुत ध्यान से रहता था। और क्लास खत्म हुई नहीं कि फिर मेरा आंतरिक जीवन शुरू हो जाता था, फिर कुछ और, दिन भर फिर कुछ और करता था। सुबह दोबारा क्लास में जाने से पहले 4 या 5 बजे उठ के 2 घंटे और पढ़ लेता था, पर क्लास से आने के बाद फिर मेरी दूसरी गतिविधियां थी, अपने दूसरे काम करता था। मेरी अपनी आज़ादी जो मुझे किसी भी कीमत पर छोड़नी गवारा नहीं थी। और फिर कह रहा हूं, वास्तव में जो वहाँ की एकेडमिक व्यवस्था है वो इस तरह से नहीं रची गई है कि वो तुम्हारी आत्मा को जकड़ ले, लेकिन जो लोग हैं ना, जो तुम्हारे पीयर्स हैं, जो तुम्हारे सब सहपाठी हैं, ये इस किस्म के होते हैं कि तुम पे दबाव निर्मित करते हैं। तुम इन सबको देखते हो, ये सब पगलाए जा रहे हैं कि किसका कितने लाख का ऑफर आएगा, किस कोर्स में कितने नंबर आए, किसको इंटर्नशिप कहाँ मिल रही है, किसको पीपीओ कहाँ मिल रहा है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, ये सब तो तुम पर दबाव निर्मित होता है। और एलुमनस वगैरह आते हैं, कभी कैंपस आएंगे तो बताएंगे यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा, बड़ी लच्छेदार ललचाने वाली बातें। जब इस तरह की बातें हो रही हों, वो सामने बैठ करके टॉक दे रहा है और तुम्हें दिख जाए कि इसके बोलने का उद्देश्य ही है कि तुम्हें ललचाए, तो जैसे मैं बैठा हूँ ना अभी, ऐसे मत बैठना। ऐसे अपनों के साथ बैठते हैं, ऐसे प्रेम में बैठते हैं। सामने बैठा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है और तुम्हें ललचा रहा है, तो ऐसे बैठना और ऐसे एक टांग पे दूसरी टांग रख के और ऐसे कर लेना। हाँ, बस इतना। ये दाढ़ी रखनी मैंने वहीं शुरू करी थी, ज़रूरी था, शुरुआत वहीं से हो गई थी। और बहुत कम बोलता था, बहुत ही कम। नज़रें काफ़ी होती थी। नज़रें उठानी ज़रूरी थोड़ी होती हैं, बस झुकाओ मत। वो चाहते हैं तुम झुका दो, तुम झुकाना नहीं। न रीढ़ झुके, न गर्दन झुके, न निगाहें झुके। तुम्हें आगे बढ़ करके विद्रोह नहीं करना है। वो जगह ऐसी है कि वहां सब पीछे जाने को तैयार रहते हैं। वो एक चलती है ना मीम की, 3 4 5 खड़े हुए हैं और अचानक कोई चुनौती की स्थिति तैयार हुई तो एक को छोड़ के बाकी सब पीछे हो गए, और जो एक आगे रह गया वो कह रहा है मैं आगे कब आया। तुम बस पीछे मत जाना, तुम अपने आप सबसे आगे पाओगे अपने आप को, क्योंकि वहां जितने आते हैं आमतौर पे सब बहुत जल्दी पीछे जाने को तैयार रहते हैं। जैसे ही जीवन की कोई असली चुनौती सामने आती है, और असली चुनौती बस यही होती है कि बाजार में खरीदार आ गया है, बोली लगा रहा है, और चुनौती ये है कि तुम्हें ना बोलना है। जब भी ऐसी चुनौती आती है वहां सब एक कदम पीछे हो जाते हैं, तो तुम्हें एक कदम आगे नहीं आना है, बस तुम अपनी जगह पर अडिग खड़े रहना। निष्क्रिय विरोध, सक्रिय विरोध नहीं चाहिए, पैसिव रेजिस्टेंस। और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। सीखने के लिए वहां बहुत कुछ है। याद रखना, तुम वहां सीखने गए हो, बिकने नहीं। ज़्यादातर लोगों को 2 ही चीज़ों से मतलब होता है, एडमिशन्स ऑफिस और प्लेसमेंट ऑफिस, क्योंकि वहाँ जाते ही बिकने के लिए हैं। वो जो बीच में 2 साल क्लासरूम है, इससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता, या ये कह लो कि उन्हें क्लासरूम से भी उतना ही मतलब होता है जितना उन्हें बिकने में मदद करेगा। बिकाऊ कोर्सेज कौन से हैं वो कर लो। अगर बिकने में सीजीपीए से मदद मिलती है तो सीजीपीए बढ़ा लो। जो कुछ भी करो उसका उद्देश्य यही है कि बिकना है भाई, ऊंचे मूल्य पर बिकना है। नहीं, सीखने से मतलब रखो, बिकने से नहीं। ठीक है। आपने आचार्य जी अभी अपने बताया कि कैसे प्लेसमेंट होता है, तो
एचआर के सामने सब लाल टपकाते रहते हैं। तो मैंने मतलब अगर आप चाहें तो आपका कोई ऐसा वाक़या जब कोई प्लेसमेंट के लिए आया हो, अगर आप बताना चाहें तो। मुझे एक हल्का सा एक याद आ रहा है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। GSK बोलते हैं उसे, कैंपस में। ये बहुत सारे वाक्य हैं, बस मैं क्या बताऊं, सब कुछ वैसा ही था उसमें। तो 18 साल हो रहे हैं, अब याद भी उतना रहता नहीं है। कोविड के बाद से तो लगता है जैसे कुछ, हाँ, उससे ज़्यादा अच्छा HLL का है। तो मुझे नहीं मालूम कि अब कैंपस में HLL की क्या स्थिति है, आती भी है कि नहीं आती है, और आती भी है तो उसको कितना महत्व देते हैं। तो PNG और HLL मेरे समय में ये मार्केटिंग ब्रांडिंग इसमें टॉप कंपनीज में थी। तो HLL लेटरल प्लेसमेंट के लिए आई थी। लेटरल का मतलब होता है कि जिस लेवल पर आमतौर पर लेते हैं कैंपस से फ्रेशर्स को, उससे ऊपर के लेवल पर आपको प्लेसमेंट मिलेगा। लेटरल प्लेसमेंट मिलता है उन लोगों को जिनके पास थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस होता है। मैं सॉफ्टवेयर में वर्क एक्सपीरियंस लेके गया था, तो मैं लेटरल के लिए क्वालिफाइड था। तो एक तो HLL, ऊपर से लेटरल। तो वो लोग रात में आए थे, अब जब भी आए थे इंटरव्यू रात में था। तो मेरा शॉर्ट लिस्ट में नाम था मेरा, और मैं भूल गया मैं भूल गया। ये खूब होता था, अभी भी है। मुझे ये वरदान है कि जो चीज़ें बहुत मूल्य की नहीं होती वो मेरी स्मृति से अपने आप गायब हो जाती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अतीत के या दुख के प्रभाव में नहीं रहना पड़ता है। तो मैं कर क्या रहा था, मैं कर ये रहा था कि ये बात है मार्च में फाइनल प्लेसमेंट होते हैं, मार्च 2003 में, और ये बात होगी जनवरी की। लिटरल पहले हो जाते हैं, या तब हो जाते थे, अब पता नहीं। तो ये जनवरी में आए थे, और 25 और 26 जनवरी को 2 नाटक थे। आइन रैंड का नाइट ऑफ जनवरी 16 और बादल सरकार का पगला घोड़ा। तो बस ये आखिरी थे 2, इसके बाद मैं कैंपस में कुछ कर नहीं सकता था। और ये मुझे भी दिख रहा था कि मेरी कैंपस के बाद की ज़िंदगी बड़ी अनिश्चित सी और उबड़ खाबड़ होने वाली है, क्योंकि किसी भी रास्ते पर कोई मुझे साफ रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। इतना ज़रूर दिख रहा था कि यहाँ से जो परंपरागत रास्ते निकलते हैं कैंपस से, उनमें से कोई भी रास्ता मैं देर तक दूर तक चल नहीं पाऊँगा। तो मुझे भी था कि अब ये पढ़ाई के आखिरी 2 महीने, तो एक साथ 2 नाटक उठाए। और उस समय पर फेस्टिवल था IIM का, 2 में से कोई एक था। केओस और कॉन्फ्लुएंस 2 होते हैं, तो उसमें से कोई एक था जो जनवरी में था। जो दूसरा था उसमें उसी साल करा था राइनोसरस, आयोनेस्को का। तो ये वाला जो था इसमें, और ये बहुत
बड़े स्केल पर आयोजित करे थे ये दोनों प्लेज। IM एक्ट्स सोसाइटी है वहाँ की, थिएटर सोसाइटी, उसके अंतर्गत। तो ये वहाँ की पूरी पब्लिक के लिए खोले हुए थे, इसकी स्पॉन्सरशिप आई थी। और एक अंग्रेज़ी में था, एक हिंदी में था। मैं दोनों का निर्देशन कर रहा था और मैं दोनों में अभिनय भी कर रहा था। पूरा पी लेना चाहता था उन आखिरी 2 महीनों को। पता था कि अब इसके बाद ज़िंदगी गड़बड़ी होने वाली है, तो अभी कर लो जो कर सकते हो। तुमने कहा एक साथ दोनों करेंगे। तो मैं, अब आप 2-2 नाटक कर रहे हो, वो भी अहमदाबाद की जो जनता है सबके लिए खोले हैं, ऐसा नहीं कि बस कैंपस में हो रहे हैं। और 2 अलग अलग टीम्स हैं, दोनों को मैनेज कर रहे हो। तो एक जगह पर एक रिहर्सल चल रही होती है, उससे थोड़ी दूरी पर दूसरी चल रही होती है, और मैं एक यहाँ पे होता, मैं वहाँ पे होता, यहाँ पे होता, वहाँ पे होता, यहाँ होता, वहाँ होता। कलीग्स बड़े अच्छे थे, उन्होंने मेरी ये हालत देखी तो मेरे डायलॉग्स उन्होंने रट लिए, क्योंकि मैं एक्टर प्रोड्यूसर ही नहीं था, मैं डायरेक्टर ही नहीं था, एक्टर भी था। अब अपने काम करने का मेरे पास समय नहीं। वो हालत मेरे साथ अभी तक चल रही है कि दूसरों को उनके डायलॉग रटाते रटाते मेरे पास ये समय नहीं कि मैं अपने रट पाऊँ। लेकिन वो सब बढ़िया लड़के थे, तो वो मेरे याद कर लेते थे और फिर मुझे याद दिलाते रहते थे, मैं किसी तरह निकाल लेता था। तो मैं इसी में व्यस्त था और बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था, इसलिए भूल गया चलल। मैं नाटक की रिहर्सल में लगा हुआ हूँ, और रिहर्सल ऐसी होती थी कि शाम को 6 बजे शुरू होती थी और सुबह तक चलती थी एकदम, और वहाँ से फिर सीधे आप क्लासरूम में जाइए। तो और क्लासरूम में जाना पड़ता था, अटेंडेंस कंपलसरी है, 75% नहीं, वहाँ 100% अटेंडेंस कंपलसरी होती थी तब, अब पता नहीं। तो मैं भूल गया, और ये 25-26 तारीख के आसपास की बात है। तो ड्रेस रिहर्सल चल रही थी। अब ड्रेस रिहर्सल चल रही है, उसमें नाइट ऑफ जनवरी 16 में मैं बना था एक गुंडा, और पगला घोड़ा में मैं बना था एक विक्षिप्त प्रेमी। तो पगला घोड़ा की ही शायद ड्रेस रिहर्सल थी, शायद, याद नहीं। तो उसमें मैं अपना फटे हुए कुर्ते में और शमशान में अपनी प्रेमिका की अस्थियां भस्म माथे पर मले अपना बैठा हूँ, और चल रही है। तो कोई दौड़ता हुआ आता है, बोलता है रावण तेरा वहाँ इंटरव्यू है, क्या कर रहा है? तो मैंने कहा अच्छा, तो आता हूँ चेंज करके। तो पता चला कि इंटरव्यू का समय तो 1 घंटे पहले बीत चुका है, और वो जो इंटरव्यू टीम आई थी उनकी रात की दिल्ली की फ़्लाइट थी, उनको जाना था, उनकी 10-11 की फ़्लाइट थी, 7-8 बज रहे थे। तो बोले 1 घंटा पहले ही बीत चुका है और अभी चेंज नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट आ सकता है अभी 2 मिनट के लिए तो ऐसे ही खड़े खड़े देख लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो, फिर अगर 2 ही मिनट में आना है तो हम तो ऐसे ही जाएंगे। तो हम पहुंच गए वहाँ, वो फटा हुआ कमरा और जो पूरी ड्रेस धारण कर रखी है उसके लिए। तो उन लोगों ने मुझे देखा हक्के बक्के होकर के, अपनी आंखों में कुछ इशारा करा। फिर लगा होगा बढ़िया एंटरटेनमेंट है, इसको क्या है, 2 मिनट में इसको यहाँ से रवाना ही कर देना है, पर उससे पहले थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, बैठा लिया। अब वो बातचीत शुरू हुई। अब पहले तो ये कल्पना करो कि एक HLL का लिटरल इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें सामने कैंडिडेट एक नाटक के कपड़ों में बैठा हुआ है। वो बातचीत चली और वो 2 मिनट से बढ़ कर के लगभग 1.5-2 घंटा चली होगी। मुझे लगता है उनकी फ़्लाइट वाइट भी सब छूटी होगी। तो अपना वो करते जा रहे हैं बात जॉब को लेकर के, तो शुरू के 2-3 मिनट में ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इधर उधर की दुनिया भर की बातें हैं, और वो चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। मैं भी करता जा रहा हूँ। बीच में मैं सोच भी रहा था कि उनको बोल दूं कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी रिहर्सल वेट कर रही है, पर लोग अच्छे थे।
दिख रहा था ये बातें दिल से कर रहे हैं। और ये भी मुझे पता था कि इनको जाना है, पर तब भी बातें कर रहे हैं, तो सिंसियरली बातें कर रहे हैं, ये दिख रहा था। तो मैं अपना करता गया बातें। तो बहुत आगे तक गया। उन्होंने मुझसे पूछा ज़िंदगी के बारे में मेरी, मैंने उनसे पूछा आप अपना बताइए क्या है क्या नहीं है। फिर अंत में जो बात हुई वो मुझे याद है। बोलते हैं कि ठीक है जाना होगा फ़्लाइट का। मैंने कहा हाँ अब आपको जाना चाहिए। बोलते हैं बाकी जहाँ तक इंटरव्यू की बात है ये तो हम भी समझते हैं और तुम भी समझते हो कि दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू। तुमको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे लिए नहीं है ये नौकरी। तो मैंने कहा हाँ मैं समझता हूँ, मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा आप जा रहे हैं और आपने इतनी मुझसे बातें करी हैं, तो एक बात मुझे भी आपसे कहनी है, आपको भी ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। Not only is such a job not for me, this job is also not for you. तो वो बस मौन रहे। उस मौन में ही काफ़ी संवाद हो गया। जब आदमी कोई गहरी और सच्ची बात समझ लेता है तो अक्सर मौन हो जाता है। तो वो मौन रहे, मैं उनका अभिवादन करके अपनी रिहर्सल में चला गया। बहुत सारे इंटरव्यू दिए क्योंकि सिलेक्शन तो होता ही नहीं था मेरा कहीं भी। बुला ज़रूर लेते थे, मेरा सीवी बहुत ज़बरदस्त था, तो मेरा सीवी देख करके इंटरव्यू के लिए बुला लेते थे। तो इंटरव्यू मैंने बहुत सारे दिए और ज़्यादातर ऐसे ही थे, मुझे याद नहीं रहे। 2 ही 4 हैं जो मुझे याद रहे, वो भी अब भूलते जा रहे हैं। ये वाला याद है, एक तो और है वो जीएसके वाला जो तुम बोल रहे हो, कभी और बताऊंगा। कुछ ही घटनाएं होती हैं जो सच्ची होती हैं, ऑथेंटिक, वो याद रह जाती हैं। बाकी सब तो ऐसे ही है, बहाव समय का नकली खेल, उसे कौन याद रखे। हाँ आचार्य जी, अभी जैसे बात छिड़ी है आईएम के दिनों की, तो मेरे को याद है आपने एक बार बताया था प्लेस के बारे में, जो वहाँ पे आप नाटक में राइनोसोरस, बगला घोड़ा और बहुत सारे, तो वो काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं आपसे कि वो वाला समय जो था, मतलब इसमें मेरे को याद है आपने बोला था कि आपके जो बैचमेट्स थे वो आपको डायरेक्टर साहब बोलते थे। हालांकि बैचमेट्स जनरली नाम से या निकनेम से बुलाते हैं, बट जैसे और भी, जैसे एक प्ले था जिसमें आपने जो कि एस्टेब्लिश्ड ड्रामा सोसाइटी थी कोई, जो खुद उनको उससे भी प्ले काफ़ी, मतलब उनके प्ले से काफ़ी बेहतर प्ले हुआ था। तो काफ़ी मेरे को लगता है कि सबको पता लगना चाहिए वो वाला कहानी, प्लीज़ करिए। असल में वहाँ पास में ही मुद्रा इंस्टीट्यूट है, वो कम्युनिकेशंस और एडवर्टाइजिंग का है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका स्पेशलाइजेशन ही यही है, कम्युनिकेशंस। तो मैंने उनका एक नाटक देखा था, तुगलक, गिरीश कर्नाड का। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अभिनीत करा था, पूरा प्रोडक्शन ही बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो उसको मैंने मन में बेंचमार्क बनाया था कि इतना अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना अच्छा अभिनय होना चाहिए। तो बहुत समय लग जाएगा, आप ये बात तो जहाँ खुलवा रहे हैं ये। तो मुझे ये पता है कि मेरे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता अगर ये मैंने प्लेस नहीं किए होते। तो बड़ी व्यथा थी भीतर। क्योंकि
जब आप 20-25 साल के होते हैं तो ऊर्जा बहुत होती है, और मुझे कुछ बातें पता चल गई थी। मैं एक तरह से जीना चाहता था, और जैसे मैं जीना चाहता था उसमें बड़ी देरी हुई जा रही थी। और मुझे वो सब नहीं करना था। ठीक है, एमबीए करके आपने दुनिया का हाल जाना, सिस्टम्स इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं पता चला, अच्छी बात है। लेकिन मुझे मार्केटिंग, फाइनेंस ये सब नहीं करना था। नौकरी के तौर पे, काम के तौर पर। और दिन रात वहाँ माहौल यही था जो यही सब करने की दिशा में था। तो भीतर बड़ी व्यथा रहती थी कि क्या मैं जीवन में करना चाहता हूँ, किधर को जाना चाहता हूँ, और ये क्या माहौल है। लेकिन ये भी पता था कि यहाँ पर जो मैं जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उसकी उपयोगिता है आगे। तो कुछ व्यक्तिगत मुद्दे थे, कुछ सार्वजनिक मुद्दे थे, कुछ अपना दर्द, कुछ दुनिया का दर्द। वो सब मैं अपने प्लेज के माध्यम से अभिव्यक्त करता था। हर नाटक कहीं ना कहीं मेरी अपनी कहानी होता था। मैं चुनाव ही इसी आधार पर करता था स्क्रिप्ट का। तो और फिर उसमें अपनी जान झोंक देता था। जितनी भीतर तड़प थी या आग थी, वो सारी फिर उन नाटकों के माध्यम से अभिव्यक्त होती थी। अब खेद की बात यह है कि उनकी थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं, पूरा नहीं है। असल में थी भी रिकॉर्डिंग्स, लेकिन इतना कभी मन में ध्यान ही नहीं दिया कि उनको सबको प्रिजर्व कराएं या डिजिटाइज करा दें। तो अभी उनके बस थोड़े बहुत कुछ हिस्से बचे हुए हैं। उनकी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे से नहीं खींची, कुछ 2 4 5 कहीं हैं बस। उनको मीडिया कवरेज मिली थी, वो मीडिया कवरेज भी अगर कहीं पड़ी होगी तो पड़ी होगी, वो भी अभी है नहीं। उसी समय पर 9/11 हुआ था। ट्विन टावर्स जो ध्वस्त किए थे ना, मैं कैंपस में ही था उस समय पर। तो यही सब बातें थी कि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो ये WTC को ध्वस्त क्यों होना पड़ता। वहाँ पर पैसे को लेकर के तो कोई समस्या नहीं थी ना, पर कुछ और होता है। जो सिर्फ पैसे की बात नहीं सुनता, उसे कुछ और चाहिए। भौतिकता के खिलाफ भीतर विद्रोह था, आक्रोश था। और लवलेसनेस के खिलाफ। तो इसीलिए मेरे नाटकों में जो पात्र होते थे वो अक्सर मरते भी थे। खामोश अदालत जारी है विजय तेंदुलकर का, उसमें बिड़ारे बाई को मरना पड़ा। राइनोसरस में भरिंजे को मारने के लिए पूरा शहर तैयार हो गया था कि या तो जानवर बन या मर, जानवर ही बनाने के लिए। पगला घोड़ा में भी जो केंद्रीय पात्र है उसका नाम ही नहीं याद,
वो मरना चाहता है। नाइट ऑफ जनवरी 16 में भी जो एक ऊंचा पात्र है उसकी हत्या होती है। उसकी हत्या पर ही पूरा वो कोर्ट रूम ड्रामा लिखा गया है। तो भीतर यही विषाद था कि जो सही है, जो अच्छा है, वो इतना हारता क्यों है। और ये भी दिख रहा था कि जिस व्यवस्था से मैं लोहा लेने जा रहा हूँ वो इतनी बड़ी है कि उससे जीत तो शायद नहीं पाऊंगा, मारा तो मैं जाऊंगा ही। लेकिन ये भी स्पष्ट था कि मारा जाऊं या दुख मिले, जूझना तो पड़ेगा, घुटने तो नहीं टेक सकता। तब उसे मैं व्यवस्था बोलता था, आज मैं उसे माया बोलता हूं। पर विद्रोह तब भी था, आज भी है। दो पंक्तियां थी। मैं गाता नहीं आमतौर पे, मेरा गला कोई ऐसा सुरीला नहीं, पर उसमें गाई थी पगला घोड़ा में। वास्तव में सब सब सारे नाटक ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थे। कुछ ज़िंदगी जो मैं जी चुका था, कुछ ज़िंदगी जो मैं भविष्य में जीने वाला था। तो उसमें था, जानता जो मैं पहले सखी, ज्वाला इतनी प्रेम में, बस इतना। और जब इनको मैंने गाया तो मैं खुद ही स्तब्ध रह गया था कि इतना दर्द कहाँ से आ गया मेरी आवाज़ में। जानता जो मैं पहले सखी, ज्वाला इतनी प्रेम में। इनके सबके पोस्टर में खुद जा के बैठ के बनवाता था। पूरा बच्चे की तरह इनको मैं पैदा करता था, बड़ा करता था। वो खामोश अदालत जारी है, उसमें जो उसका जो पोस्टर था, उसमें एक चिड़िया थी पिंजड़े में, और वो चिड़िया कुछ गा रही थी। क्या गा रही थी, क्या गा रही थी? कुछ था ऐसा जो बहुत समय तक मुझे याद रहा था। अगर नाटक की पटकथा स्क्रिप्ट आप कहीं से उठाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। अचंभा सा ही था, अजीब सी बात थी। जो लोग देखते थे उन्हें भी समझ में नहीं आता था कि अब सेकेंड ईयर में जब प्लेसमेंट सामने आ रहे हैं तो एक आदमी प्लेस पर क्यों जान दे रहा है। पर इतना उनको सबको दिखता था कि
मामला कुछ कुछ पाने कमाने का तो नहीं है, क्योंकि ये प्लेस करके तो इसे कोई लाभ बेनिफिट होना नहीं है, तो कोई और ही बात है। शायद इसीलिए थोड़ा मुझे सम्मान देते होंगे, वो बात जो आप कह रहे थे। पर जो मेरे उसमें बैचमेट्स थे, कलीग्स थे, बड़े अच्छे थे। वो ज़्यादातर आए थे एक्टिंग करने इसलिए ताकि उनको एक सीवी पॉइंट मिल जाए। जो एकदम टॉप रिक्रूटर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपको को करिकुलर्स में भी अच्छा होना चाहिए, उससे आपकी लीडरशिप वगैरह और चीज़ें पता चलती हैं। तो मेरे प्लेस में बहुत सारे ऐसे थे जो बैच के टॉप 20 स्टूडेंट्स थे। और वो आए इसलिए थे कि उन्हें लगा छोटा मोटा नाटक है, नाटक कर लेंगे, एक सीवी पॉइंट बन जाएगा। उनको पता ही नहीं था क्या होने वाला है। तो जो होने लगा तो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है। रात रात भर रिहर्सल चलेगी, महीने भर तक, कहाँ ऐसा ही होगा। लेकिन उन्होंने काम पूरा करके रखा। उनको अपने डायलॉग्स याद रखने होते थे, याद रखते थे, अपने भी रखते थे, दूसरों के भी रखते थे। जितने बजे आना होता था आते थे, काम पूरा करके रखते थे। वैसे ही बहुत तरह के और बड़े बड़े डिटेल्ड सेट्स थे। तो जो लॉजिस्टिक्स टीम थी उसने बहुत अच्छा काम करा था। उसमें वो सब अच्छी स्मृतियाँ हैं उस चीज़ की। प्ले के बाद स्टूडेंट्स थे तो एक ऑटो हायर करा और ऑटो वाले को बोला तुम अलग जाओ पैसे दे करके। फिर मैं ऑटो ड्राइव करके अपनी टीम को ले गया था डिनर कराने एक ढाबे पर। तो मैं ऑटो चला रहा था, मेरी टीम पीछे बैठी थी। खामोश अदालत जारी है, उसमें जो चरित्र है बेड़ारे बाई, वो एक एक्सप्लॉइटेड औरत है। और मैं जज बना था उसमें, मिस्टर काशीकर। और शायद मैं अपने आप को ही और कष्ट सा ही देना चाहता था, या पता नहीं क्या। जज ही उसको मौत की सज़ा सुनाता है, जज ही उसको दोषी ठहराता है। वो फिर अदालत में ही जहर खा के मर जाती है। और वो एक मॉक कोर्ट है, असली नहीं है। कुछ लोग मिले हैं और समय काटने के लिए वो कहते हैं चलो हम एक कोर्ट रूम खेलते हैं, और उसमें वो बात गंभीर हो जाती है। जब अपना पहला नाटक करा तो उसमें ऑडिशन देने के लिए 70-80 लोग आ गए थे, क्योंकि सबको यही था कि भाई प्ले में कर लें, फिर सीवी में लिख देंगे कि हम एक्टर भी हैं। जब दूसरा नाटक करा तो 6 या 8 पात्र थे, उसके लिए 5 लोग आए ऑडिशन देने बस। क्योंकि तब तक कैंपस ने अच्छी तरह से देख लिया था कि अगर तुम प्ले में हो तो रावण बड़ा अत्याचार करता है, न जीने देता है, न खाने देता है, न सोने देता है। और भी इस तरह की बहुत सारी बातें, डिटेल्स हैं, ये सब भूलते जा रहे हैं। स्क्रिप्ट मिल गई क्या? चलो बाद में ढूंढना, छोड़ो, वापस आओ। तुम स्क्रिप्ट ले आ दोगे, मुझे डायलॉग्स याद आने शुरू हो जाएंगे। आज जब आचार्य जी इन सब
जिसके बारे में बात हो रही है, एक छोटा सा प्रश्न मेरे हमेशा मन में कौनता था, मौका नहीं मिलता था पूछने का। मुझे सुनने में आया था कि जब आपने एक प्ले किया था तो उसके अंत में जो भारत का सबसे बड़ा स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो उनके किसी काफ़ी मतलब somebody सीनियर इन दैट, वो आपके पास आए तो उन्होंने आपसे बल्कि आपको ऑफ़र किया कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आए। तो नहीं ऐसा नहीं था। मतलब मेरा प्रश्न एक्चुअली ये था कि जब आपको नाटक से इतना लगाव था तो आप फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने जाना क्यों नहीं पसंद किया? ऐसा विचार तो कभी आया नहीं कि मुझे ज़िंदगी में यही ड्रामा ही करना है, तो ये तो कभी विचार आया नहीं। तो NSD जाने की तो कोई बात नहीं थी। वो जो तुम बता रहे हो वो घटना दूसरी थी। वो घटना ये हुई थी कि ये दोनों प्लेस होने के बाद एक दिन एकदम सुबह 6 बजे एक सज्जन आए। उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कहीं से उन्होंने डॉर्म और रूम नंबर पता करा था और मैं एकदम नींद में ही था। उठा, खोला, अभी जग भी नहीं पाया था और उन्होंने अपना परिचय दिया। वो NSD से ही कुछ थे। बोले हाँ, अहमदाबाद में ही रहता हूँ, मैंने अभी जो दोनों प्लेस हुए थे वो दोनों देखे और मैं बस ये कहने आया हूँ। अंग्रेज़ी में बोल रहे थे कि जस्ट wanted to congratulate you for the way you straddled these two very different roles in 2 days. तो एक दिन रोल था वही उसका गुंडे का नाम था गट्स रीगन। गट्स रीगन। तो वो लेदर जैकेट पहन के और फ्रेंच कट रख के और यहाँ पे बड़ी भारी चेन डाल के और कट्टा लेके आता है कोर्ट में। और वो क्यों आता है? क्योंकि उसकी प्रेमिका का जो प्रेमी होता है उसकी हत्या हो गई होती है और इल्ज़ाम उसकी प्रेमिका पर आ रहा होता है। समझ रहे हो? हत्या हो गई होती है, हाँ हत्या हो गई होती है और इल्ज़ाम उस पर आ रहा होता है, तो गवाही देने आता है। और दूसरा था कि जिसमें वही विक्षिप्त प्रेमी बना था जो कि हंस रहा है थप्पे कि तुम लोग बेकार प्रेम में फंसे रहते हो। शमशान में बैठा हुआ है, चिता जल रही है। उसमें लगातार उतनी देर तक स्टेज पर चिता जलती रही पगला घोड़ा में। और फिर जब सब चले जाते हैं सबको भगा देता है कि तुम बेकार यहाँ पे क्या प्रेम वेम की बातें करते हो। तो फिर पता चलता है कि जो चिता जल रही है इसकी अपनी प्रेमिका की, और फिर वो अपना जहर पीने को तैयार हो जाता है। तो ये सब था। उसमें गट्सरीगन का एक डायलॉग था कि आई लव हर एंड शी लव्स मी एंड नो अदर प्रूफ इज नीडेड, कुछ ऐसा ही था। आप जटिलता समझ रहे हो? किसके लिए गवाही देने आया है, किसको बचाने के लिए? तो यही जो मानवीय संबंधों की उलझनें होती हैं, ये जो जीवन में अंतर्निहित जटिलता होती है और उससे जो दुख उठता है, सब उसी की बात थी। मतलब नाटक आपको सबसे ज़्यादा प्रिय था, उसी से आप एक्सप्रेस? मुझे नाटक नहीं प्रिय था, मुझे अभिव्यक्ति प्रिय थी। कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कही जानी ज़रूरी थी, तो उसको कैसे कहता, तो उसे मैं नाटक के माध्यम से कहता था। कोई बहुत सच्ची, बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे कहा जाना चाहिए, मेरे द्वारा ही नहीं दुनिया में सबके द्वारा कहा जाना चाहिए और ज़ोर ज़ोर से कहा जाना चाहिए, पर उस बेचारी चीज़ को बोलने वाला कोई होता नहीं है।
एक बहुत कोई कीमती बात है जिसको जीतना चाहिए हमेशा, पर वो जीतती नहीं है। मैं उसे जिताना चाहता था। जिताना भी पीछे की बात है, मैं चाहता था ये कम से कम अभिव्यक्त तो हो, सामने तो आए। तो रंगमंच बस उस बात की अभिव्यक्ति का साधन था। मराठी लैंग्वेज में उनको मिली है, लेकिन मराठी हाँ, मराठी ही नाटक है, मैं हिंदी अनुवाद किया था। चिव 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 रे चिव चिव चिव। चिमणी लामग पोपट बोले, का ग तुझे डोळे ओले? काय सांगू बाबा तुला, माझा घरटा कुणी नेला? चिव 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 रे चिव चिव चिव। कावळे दादा माझा घरटा पाहिलास बाबा? नाही ग नाही, मुळली नाही, तुझा माझा संबंध काय? चिव 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 रे चिव चिव चिव। ये नहीं, उसमें चिड़िया है, शायद कौआ है साथ में। बाद में खोज लेना, छोड़ो उसको। हाँ, तो वो तो किसी तुम मराठी जानने वाले से पूछ लो ना। तो वो पोस्टर था, उसमें वही चिड़िया थी, पिंजड़ा था, और बाहर ये पंक्तियां लिखी हुई थी, और हथौड़ा बना हुआ था, खामोश अदालत जारी है, जो गेबल होता है ना। तब इतना आसान नहीं होता था कि पोस्टर ऐसे ही बना लिया, वो जा करके उसके यहाँ बैठ करके बनवाना पड़ता था। बड़े प्लेस थे। राइनोसोरस का पोस्टर अभी तक है, उसको उसके नीचे 12-14 कंपनियों के नाम है जिन्होंने उस प्ले को स्पॉन्सर करा था। उस समय पे उसका बजट लाखों में था, एक प्ले का बजट। एक प्ले था जिसमें आपको वजन काफ़ी कम करना था, तो राइनोसोरस में तो उस समय मतलब उस प्ले के लिए मैंने अपना वेट बहुत लूज करा। तो आपको समय नहीं मिलता था जिम जाने के लिए, तो आप तो रिहर्सल वहीं जहाँ रिहर्सल हो रही होती थी मैं वहीं पे एक्सरसाइज भी कर रहा होता था। उस समय पर तो खूब दुबला पतला हो गया था मैं। थोड़ा याद आ रहा है कि आप, क्योंकि अहमदाबाद में पूरा खुला हुआ था, तो आप मतलब सब लोग जाने लग गए थे, तो पहले इंटरनेट नहीं होता था, तो कैंपस में लोग आते थे ढूंढने के लिए कि ऐसा नहीं कि बहुत आते थे, पर हाँ, इक्का दुक्का ऐसी हुई थी घटनाएं। एक तो अभी बता ही दी।